नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम यहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड सारा का सारा स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं, प्लस कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को समझकर हम कैसे एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको पर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है दोपहर 2:05 पर। आज इसका इस क्लास का डे नंबर 27 है। पर डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 10 तक हम 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं। डे नंबर 11 से लेके डे नंबर 20 तक हम 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं। और डे नंबर 21 से हमने स्टार्ट किया है 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज है डे नंबर 27, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी। और अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो 1.25 या 1.5 की स्पीड पर वीडियो को करके देख सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि उस टाइम पर जब 2016 का पेपर आने वाला था, उससे पहले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को प्रपोज किया गया था। ठीक है। और ये इंडिया की फर्स्ट थी। जैसे ही कोई चीज इंडिया की फर्स्ट होती है वो वैसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट में इसे किया था। देखो, आपको पता है हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे। ओके। क्योंकि टाइम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा उस टाइम पे कहा था, प्रपोज किया गया था कि इंडिया की फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन आंध्र प्रदेश में खुलेगी। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया NIMZ। ठीक है। इसका काम क्या था? ये एक मेगा इंडस्ट्रियल जोन थी। ठीक है। जो कि क्या कर रही थी? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो इसका काम क्या था? मैं ऐसे लिख देता हूँ इधर। इसका काम था, इट वॉज अ मेगा इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, और इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टाउनशिप विद वर्ल्ड क्लास। अभी बताया, क्या मैंने बताया था आपको? यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे लिख देता हूँ, वर्ल्ड क्लास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा इंफ्रा मींस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है। बट उस टाइम पर आया था, कहीं किसी स्टेटमेंट में पेयरिंग वाले क्वेश्चन में आ जाए फिर से। इस वजह से एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये था क्या। तो बस इतना याद रखना है, इट वॉज अ मेगा इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम देना होगा उस क्वेश्चन में मैं भरपूर टाइम दूंगा। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन सिंपल है, फिर से नहीं रिपीट होने वाले हैं, उन पे टाइम देके कोई फायदा नहीं है। बस पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप की चीजें हमें करंट अफेयर्स में पढ़नी है। और करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब के चैनल पर ही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बोला गया है, व्हाट इज आर द पर्पस या पर्पसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब ना यहाँ पे फाउंडेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो इससे ही आपको इन तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है जिसको आपको पता चल जाएगा ये फाउंडेशन है, ये तो ये काम कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो आपको वही ढूंढना है।
अब 15 सेकेंड्स देता हूँ, पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है चीज़ें और क्या नहीं है, ठीक है? चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा अब तक। देखो ज़रा इधर आओ, पहले इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? उस टाइम पर हमें ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल काउंसिल देखने को मिली थी। इसका जो पर्पस था, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो कि पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो पहला पर्पस था, वेलफेयर एंड लाइवलीहुड से रिलेटेड था। मतलब आप वो देखो, वो लोग जो माइनिंग एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पर कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी, क्यों क्रिएट होंगी? आप देखो, अगर कोई भी माइनिंग एरिया में रह रहा है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग्स होती हैं, ठीक है? वहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो क्लीन भी होना चाहिए। कोई भी ऐसे रेसिड्यू या फिर हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, वो जाकर नदी में ना मिल जाए या वाटर रिसोर्सेज में ना मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, ठीक है? साथ ही साथ अगर वहाँ पे माइनिंग हो रही है तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से वहाँ की आसपास की जो ट्राइब्स है या वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले, और अगर प्रॉब्लम देखने को मिले तो उसके अगेंस्ट कुछ किया जा सके, ठीक है? प्लस एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों के वेलफेयर और लाइवलीहुड से रिलेटेड मतलब कि ये काम करती है ये फाउंडेशन, ठीक है? प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी ये काम करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उसे मिटिगेट मीन्स कम किया जा सके और एड्रेस किया जा सके जितने भी नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ऑफ माइनिंग, ठीक है? जैसे कि एफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, वो वाटर मैनेजमेंट मैंने आपको अभी समझा दिया है, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, है ना? अब आपको पता है माइनिंग होगी तो टॉप सॉइल हो गई, और टॉप सॉइल के नीचे की जो सॉइल है, ठीक है, ये ऊपर की दो सॉइल ही हैं जो, टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उसके नीचे वाली सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम फर्टाइल है। तो वो सारी सॉइल भी चली जाती है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वो बंजर एरिया पड़ जाता है। तो वहाँ की सॉइल के कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें भी वो देखेंगे, प्लस सस्टेनेबल लाइवहुड। लॉन्ग टर्म में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी रह पाए, क्योंकि माइनिंग आप देखोगे कुछ साल का प्रोसेस है। अगर वो जो एरिया है उसे अबैंडन करना पड़ जाए तो उसके अबैंडन होने के बाद वहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो सस्टेन कर पाए, उससे रिलेटेड भी ये काम करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। प्लस फंडिंग एंड ऑपरेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हैं, इनको फंड किया जाता है बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग लीज होल्डर्स। मतलब कि कोई अलग से बजट नहीं है, वहाँ के जो भी लीज होल्डर्स हैं माइनिंग के, वही कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड के लिए। मतलब जो वहाँ पे माइनिंग कर रहा है, उसके जो, जिसे हम कहते हैं मालिक हैं, वही इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? वो अपने ही जो काम है, जो उनको प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से रॉयल्टी देंगे अपनी इस फंड के अंदर। रॉयल्टी का मतलब जो भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि फंडिंग का एलोकेशन कैसे किया जाता है? हाई प्रायोरिटी पे जो केसेस है, एटलीस्ट 70% ऑफ द फंड्स आर टू बी स्पेंट ऑन हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब जितने भी फंड्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए गए हैं, उनमें से 70% जो फंड है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाने चाहते हैं। अब क्या है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं? जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया और एजुकेशन हो गया, ठीक है? प्लस अब जो 30% बचा है, 30% कहाँ जाएगा? जैसे वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनानी है, या फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, इस पे सिर्फ 30% पैसा जाएगा। 70% कहाँ जाएगा?
हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मेनली आपको पता होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है पता करने की। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसे आराम से पढ़ना चाहेंगे तो आप इधर देखेंगे, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। क्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का ये वर्क अभी हमने देखा, क्या ये इस चीज को प्रमोट करते नहीं? इनका तो काम ही सिर्फ जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके अराउंड घूम रहा है। मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा प्रमोट करो, ये तो कोई काम है ही नहीं इनका। प्लस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस, बिल्कुल। फिर ऑथोराइजिंग स्टेट्स, अब मुझे एक बात बताओ, वही मैं कह रहा था, एक फाउंडेशन है ये, क्या इसके पास इतनी पावर होगी कि ये स्टेट को ऑथोराइज कर सके कि आप क्या करें, ये लाइसेंस को इशू करें मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए? क्या इतनी पावर होगी? यार बिल्कुल भी नहीं होगी। ये कैसी बात है बेकार सी। ठीक है, वो फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, जो लैंग्वेज समझने वाली बात है, कॉमन सेंस है, उससे आपकी थर्ड स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाती है। बट फिर से मैं कहता हूँ, जैसे ही आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत होती है, दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। देखो, आज के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है ना, आप हर कोई यही सोचेगा कि अब तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, वन ओनली, टू ओनली, थ्री स्टेटमेंट्स ओनली। ठीक है, बट यार एक बात बताओ, सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट कटने की वजह से इतना नहीं होता कि यहाँ दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी होता है कि आपको समझ में आ गया कि अब इस पे तो मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बाकी दोनों स्टेटमेंट्स पे जाओगे, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, कॉमन सेंस हमेशा काम करेगी, इसे एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब फिर वही कहता हूँ, नॉलेज तो सुप्रीम है। उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आया था, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, तो उसका क्या पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए था। पर्पस पता होता तो आप इनमें से एक को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, वो होना था एलिमिनेट, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैंने लिखवा दी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, कभी आ जाए फिर से। स्टैट्यूटरी बॉडी, बस इसे याद रखना। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। स्वयं, ठीक है, देखो, स्वयं इनिशिएटिव वैसे तो 2017 में लॉन्च हुआ था, पर 2016 से बात स्टार्ट हो गई होगी कुछ ऐसी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली है। तो जब करने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी साइट पे आया होगा, तो इस वजह से उन्होंने ये स्वयं इनिशिएटिव के बारे में डाल दिया। ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं यार, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैं करंट अफेयर के सेशन में डाल ही रहा हूँ, आपको पता ही है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। अभी हम अक्टूबर की करंट अफेयर को मतलब कि कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्वयं पोर्टल क्या है, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो, स्वयं पोर्टल का जो डायरेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि एम था, वो सिर्फ ये था कि जो भी सिटीजन्स है इंडिया के, उनको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके। ठीक है, यही इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वो इनिशिएटिव आ चुका है, अब फिर से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को वो करेंगे और उन्हीं चीज़ों पे टाइम लगाएंगे जो फिर से आ सकती हैं, जैसे ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल की बात करी गई है, किससे रिलेटेड है, बट आपसे अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिफॉर्म से रिलेटेड, कि रिफॉर्म्स क्या है। ठीक है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए, क्यों है, क्या काम है। ठीक है, तो इस पे टाइम लगाना एक ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ है। देखो,
अब आपको पता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थे। ये चाह रहे थे कि कैसे, इसमें प्रपोजल में ये था, मैं अभी वैसे सब कुछ आगे लिखा हुआ है आपको समझा भी दूंगा, बट एक ओवरव्यू के तौर पे याद रखना, इनका काम ये था कि हम, वो कह रहे थे कि हम एक इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करना चाहते हैं, और वो ऐसे नहीं होगी कि हमने आपको सारी की सारी पावर एक साथ दे दी। उनका कहना ये था कि हम आपको ये पावर्स धीरे धीरे देंगे। अब देखो, धीरे धीरे की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। क्या वो धीरे धीरे आप 500 साल में देंगे, 400 में, 300 में, 200 में, या 10 साल में? ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, बट उन्होंने बोला था हाँ, हम आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपके हाथ देना चाहते हैं, बट हम धीरे धीरे देंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा इधर आओ, चिंता मत करो, हर एक चीज बहुत ही डिटेल्ड वे में हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाली है। हुआ क्या कि एक मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई 1918 में। उन्होंने बोला कि हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहे थे कि हम ना सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंडिया में डालना चाहते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो बातें कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी, बट बिना टाइम दिए। ठीक है, कि टाइम स्पैन क्या है। बोला गया कि वो फोकस कर रहे थे ग्रेजुअली कि ट्रांसफरिंग पावर थ्रू मेजर्स लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, आपको पता है उस टाइम पे सेंटर पे डायरकी आ गई थी, एंड क्रिएशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, नॉट सोशल, एजुकेशनल और पुलिस। देखो, क्या था ये एक्ट, इसमें क्या क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने प्रीवियस ईयर में देखा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, जिसमें रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई थी। मैंने कहा था जब ये क्वेश्चन आएगा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, मुझे पता है आगे आने वाले सालों में क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो इस वजह से मैं उसी को लेकर, जब मुझे पता होता है कि आगे कुछ आने वाला है, तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अगली क्लासेस में ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि डायरकी की बात की गई। अब ना, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डायरकी जो है वो भी कहाँ पर, डायरकी कहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी, प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, सेंटर पर कब करी गई थी, 1935 में। उस टाइम पर प्रोविंशियल से हटा दी गई थी। अब देखो, यहाँ पे बोला गया जो डायरकी है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1919 से करी गई थी। ये हटाई कब गई थी, 1935 में इसे हटा दिया गया था, मतलब 1919 से 1935 तक ये रही थी। ओके, अब यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। इसका मतलब क्या, डायरकी का मतलब कि दो पार्ट्स में सब्जेक्ट्स को तोड़ दिया गया था। एक रखे गए थे रिजर्व्ड और एक रखे गए थे ट्रांसफर। ऑब्वियसली ट्रांसफर वो सब्जेक्ट्स कर दिए गए थे जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, लोकल लेवल पे लोकल लोगों को दे दो, हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो इन्होंने अपने हाथ में रखे ताकि पावर हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो वही बोला गया जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं हैंडल्ड बाय द गवर्नर एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कैसे कैसे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कहते ये तो हमारे हाथ में रहेगा। इंडिया की फाइनेंशियल पावर हमारे हाथ में रहेगी। लैंड रेवेन्यू, क्योंकि इन्हें चाहिए, उसी से पैसा आएगा, तो इन्होंने अपने हाथ में रखा। वहीं पर इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स वो ट्रांसफर कर दिए जिनमें ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे थे, तो इन्होंने वो किसको दे दिए, इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आप अपने लोकल लेवल पे काम करो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा पकड़ा दिया था किसको, इंडियन मिनिस्टर्स को। वहीं पर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो बाइकेमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया था। सेंटर में जो लेजिस्लेचर था उसे बाइकेमरल बना दिया गया था। बाइकेमरल का मतलब क्या है, दो हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक था अपर हाउस, एक था लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस को बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो बाइकेमरल लेजिस्लेचर भी किससे इंट्रोड्यूस हुआ है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 से। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि सेपरेशन ऑफ बजट, सेपरेट बजट निकाले गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जाए कि सेपरेशन ऑफ बजट कब हुआ था, तो 1919 में। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ यार, ये ना 1909, 1919, 1935, ठीक है, 1861, और पहले के जो तीन है पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, ये आने वाली चीजें हैं। ओके। बोला गया कि इंडिया की पार्टिसिपेशन कैसी रही और रिप्रेजेंटेशन कैसी रही। देखो, इलेक्टोरेट को बिल्कुल एक्सपैंड कर दिया गया था, पर देखो यार कोई मतलब कि इतनी ज्यादा कोई पावर नहीं थी। उसके पीछे का रीजन था क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी। ठीक है। तो बोला गया है कि इलेक्टोरेट को एक्सपैंड किया गया था, एक्सटेंडेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस। बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या सबको इलेक्टोरेट दिया गया था, है ना। पर आपको याद रखना नहीं, ये था किस पर बेस्ड, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इनकम, क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद ये सब चीजें दी जाती थी। एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड किया गया था। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज्ड, बिल्कुल बढ़ाया गया था। ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में दिया गया है। ठीक है। जो बोला गया है, इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैंडल रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस, क्या बनाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखना। साथ ही साथ हाई कमिश्नर बनाया गया इंडिया के लिए अलग से। ठीक है। द ऑफिस वॉज क्रिएटेड इन लंदन टू रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट। ठीक है, हाई कमिश्नर बनाया गया फॉर इंडिया, बट इनका ऑफिस कहाँ था, याद रखना, लंदन में। क्यों बनाया गया, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट वहां तक पहुंच सकें कि इंडियन पीपल क्या चाहते हैं। ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक मीडिएटर तो होना चाहिए। एक मीडिएटर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, अपने मुद्दे कैसे पहुंचाएंगे वहां तक। ठीक है। अब इस लिमिटेशन की मैं ऊपर बात कर रहा था कि सारी पावर फिर भी बिल्कुल इनके ऊपर ही थी। ठीक है, रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, बिकॉज इन्होंने बिल्कुल भी ग्रांट नहीं करी थी फुल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस। अपनी अब पास तो मेन पावर रख ली, सारी सारी इधर दे दी, और वो भी उस पे भी वीटो किसका था, उस पर भी वीटो कर सकता था गवर्नर। क्या फायदा हुआ फिर उस बात का। ठीक है। इट रिटेन्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोल विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड वाज सीन बाय सम एज अ टूल टू अपीज ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, इस टाइम तक इंडिपेंडेंस की मांग होना शुरू हो गई थी। ठीक है, होम रूल लीग चल रही थी, 1905 में स्वराज की बात चल पड़ी थी। ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना था ना, ताकि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनको शांत किया जा सके कि हाँ जी, हाँ जी, हम दे ही तो रहे हैं आपको। आप तो सोच रहे हैं हम आपका भला नहीं चाहते। बिल्कुल आपका भला चाहते हैं। देखो, आपको क्या क्या दिया हमने, आपके लिए हमने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाए हैं। पर क्या था एक्चुअल में, द पावर, ऑल द पावर्स विद वर विद दी ब्रिटिश अथॉरिटीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या उसका आंसर मैंने करवा दिया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। ओके। मेनली एक चीज बता दूं मैं आपको, मेनली ना जो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये डायरकी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना कि इलेक्टोरेट को एक्सपैंड किया था और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी ताकि वो सिविल सर्विसेज को हैंडल कर सके। ठीक है, हाई कमिश्नर बना था। बस ये तीन चार चीजें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, यही क्वेश्चन को मांगेंगे वो। अब देखो जरा, बोला गया है कि दो हिस्टोरिकल प्लेसेस दे रखी है अजंता, पिछले 2.5 साल में तीसरा क्वेश्चन है अजंता के ऊपर, और महाबलीपुरम। अब मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों मैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए बोलता हूँ। दोनों ही साइट्स प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, और अभी तक सिर्फ हमने 2.5 साल की प्रीवियस ईयर की है। ठीक है। और इतने में ही, मतलब पहला क्वेश्चन हम 2014 में देखा, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मामलापुरम का महाबलीपुरम बना दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। 2015 में पूछा गया, 2016 में फिर ये दोनों साइट्स पूछी गई हैं, और मैंने 2014 में ही इनके सारे बेसिक्स आपको करवा दिए थे कि क्या है, कहाँ नहीं है, किस टाइप की मॉन्यूमेंट्स हैं, सब बता दिया था। अब देखो, वहीं से सिंपल क्वेश्चन उठ के आ गया अजंता और महाबलीपुरम के ऊपर कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। क्या ये दोनों सेम पीरियड में बने हैं, क्या ये इनकी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो सेम है, मतलब कि सेम भगवान के लिए है, और क्या दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है। 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, जो भी पहले से क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा रिकॉल करो जो मैंने आपको बताया था, और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ।
चलिए आगे पेज है कि एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। फिर से अगर उस टाइम पे किसी ने नहीं पढ़ा, कोई नया बच्चा देख रहा है, प्लीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये क्लास जैसे ही ओवर होती है, प्लीज़ आप फर्स्ट क्लास से देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2014 में पूछी गई, 2026, 27, 28 में पूछी जा सकती हैं। ठीक है? तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को अच्छे से देखना, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है? देखो, अजंता केव्स और यहाँ पे महाबलीपुरम लिखते हैं। देखो, इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अजंता केव्स हैं वो किसने बनाई थी? वाका टाका किंग ने। ठीक है, कब बनाई थी? 200 बीसी से लेके 650 एडी के बीच में हमें, मतलब कि विद टाइम इसमें चेंजेस देखने को मिले। मेनली आप देखेंगे कौन से रूलर्स जो हैं, कौन सा किंग जो है इससे रिलेटेड है, तो वाका टाका किंग्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? अजंता किससे रिलेटेड है? मेनली बुद्धिज्म से। तो ऐसे लिख देता हूँ, बुद्धिस्ट केव्स। वहीं पे आपसे जैसे अजंता एंड एलोरा बोलते हैं, एलोरा के बारे में बोला जाए तो एलोरा में आपको तीनों दिखेंगे। वहां पे आपको बुद्धिज्म भी दिखेगा, हिंदुइज्म भी दिखेगा, जैनिज्म भी दिखेगा। बट अगर सिर्फ अजंता की बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली जो देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या है? एक बुद्धिस्ट केव है। किस टाइप की केव है? रॉक कट, रॉक कट केव्स। ठीक है, वहीं पे महाबलीपुरम पे आते हैं, महाबलीपुरम, मामलापुरम, कुछ भी बोल लो। ठीक है, सेवेंथ, ऐसे लिख देता हूँ, टू 8th सेंचुरी। ठीक है, मतलब कि 700, सॉरी 600 टू 700 एडी की बात चल रही है। सेंचुरी मीन्स समझ गए होगे आप, 600 टू 700 एडी की बात चल रही है। ये इस टाइम पर बने तो सोचो यार कितने सालों का डिफरेंस है, बहुत टाइम का डिफरेंस है ना। वो बीसी से बनता हुआ आ रहा है, ये तो एडी की बात चल रही है यहाँ पे, वो भी 600 से 700 एडी। ठीक है, उसके बाद किसने बनाया? मेनली आप देखेंगे तो ये पल्लवा किंग्स ने। ठीक है, ये क्या है? एक हिंदू टेम्पल है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन से भगवान के लिए ये बनाया गया है। जब मैंने फर्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, जब 2014 का एग्जाम पेपर चल रहा था, प्रीवियस ईयर पेपर, तब मैंने आपको बताया था कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कैसी केव्स हैं? रॉक कट केव्स। तो याद रखना, ये कौन है? पल्लवा किंग्स, ये कौन है? वकाटका किंग्स। ठीक है, अब आ जाओ इधर। क्या दोनों सेम पीरियड में बनी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी बताया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या दोनों सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन करती है? नहीं, ये बुद्धिस्ट के वे हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? गलत। क्या दोनों रॉक कट हैं? बिल्कुल दोनों रॉक कट हैं, तो क्या हो गया? थर्ड ओनली। तो अगर आप डीप में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब जाके उस प्रेशर में ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया, एंशंट हिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड एक सिंप्लीफाइड कोर्स लाने वाला हूँ। मुझे पता है एनसीईआरटी को पढ़ना, समझना और उसके बाद उसको रिकॉल रखना, उसके नोट्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये सब काम मैं आपके लिए कर कर आपके लिए कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा। ठीक है, और मिड दिसंबर के बाद। ठीक है, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करना है प्रॉपरली और फिर आपके सामने लेके आना है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं, वहां पर ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, जैसे कि ये लेक्चर्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइंस, बिटकॉइन से रिलेटेड उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको 15 सेकंड्स के बाद बताऊंगा। आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हो तो उसके बाद मेरे लिए आपको समझाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपके पास 15 सेकंड्स है, आराम से पढ़िए।
चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए जरा, बोला गया है, देखो बिटकॉइन क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। बिटकॉइन होता है, इसे एक और चीज बोलते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है। पीयर टू पीयर। अब इसका मतलब क्या है जी, ये बता दीजिए जी। देखो, मान लो ये आप हो, ठीक है। नहीं, ये मैं हूं, मेरा नाम ए से स्टार्ट है। कोई आप मान लो, कोई आप देख रहे हो, उसका नाम एस से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने, मेरे पास आपका बिटकॉइन एड्रेस है, आपके पास मेरा बिटकॉइन एड्रेस है, तो हम दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इसकी एक ही खास बात है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर है, तो कोई भी एजेंसी, कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी ये नहीं पता लगा सकता कि मेरा बिटकॉइन एड्रेस क्या है, आपका बिटकॉइन एड्रेस क्या है, अनटिल एंड अनलेस आप ये चाहें। और ना ही वो ये देख सकते हैं कि हमारे बीच में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तभी तो लोग बिटकॉइन से इतना डरे हुए हैं कि इसका जो यूज है वो तो फिर टेररिज्म हो गया, ठीक है, और बाकी जितने भी नेगेटिव, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इसके ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये टेररिज्म के लिए यूज हो सकता है, एज अ काउंटरफीट इंडस्ट्री ये करेंसी ये यूज हो सकता है, ठीक है। ये आपकी जो, जैसे इंडियन करेंसी है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज होने लगे अगर ये, तो फिर तो सेंट्रल बैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो किसी भी एक इंसान के लिए, अगर गलत इंसान के हाथ में लग जाए, तो उसके हाथ में हमारे पूरे देश का मॉनेटरी सिस्टम आ जाएगा। समझ रहे हो? वो जब चाहेंगे, अगर किसी गलत हाथ में लग जाए बिटकॉइन और हमारे सारी जनता बिटकॉइन यूज कर रही है, तो उनके हाथ में है कब वो मार्केट गिरा दे, कब वो मार्केट उठा दे, ठीक है। तो इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि ये ट्रैक नहीं करी जा सकती है किसके द्वारा, ना ही ट्रैक करी जा सकती है, ना ही ट्रेस करी जा सकती है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज के द्वारा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसीलिए तो ये टेररिज्म के लिए यूज हो जाती है। साथ ही साथ, anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a bitcoin address। यही मैंने आपको बताया, मेरे पास आपका बिटकॉइन एड्रेस है, आपके पास मेरा है, हम दोनों ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। बिल्कुल, बस हमारे पास एक दूसरे का बिटकॉइन एड्रेस होगा, ना नाम पता होगा, ना काम पता होगा। समझे इस चीज को? तो यही तो इसका फायदा है बिटकॉइन का। इसलिए आप देखोगे, जो डार्क वेब है, वहां पे भी बिटकॉइंस यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काम शांति से करवाना होता है, ताकि किसी को मेरी आइडेंटिटी ना पता चले। तो बहुत सारी नेगेटिव जगहों पर इस बिटकॉइन का यूज होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसका यूज ना हो, इसीलिए इतने हाई इसके ऊपर टैक्सेस लगा रखे हैं, 30% के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67th क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी ही पिछले साल न्यू डेवलपमेंट बैंक मींस कि 2015 के पेपर में न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आई थी। वहां मैंने आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। और अगर जिसने भी वो क्लास ली है, वो इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर लेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, अगले साल के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस है इस क्लास की, वो आपको अब तक समझ ही आ रही होगी, ठीक है। तो फिर से 15 सेकंड्स तो नहीं, 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर आप इन दोनों को पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अब आपको समझाते हैं फिर से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। उस दिन जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वही इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन याद रहती है, क्योंकि उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, ये एनडीबी मींस न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया? ये ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया, ठीक है। कब बनाया जी? ये बनाया इन 2014। 2014 में कहाँ बना जी? ऐसे याद रखा करो हमेशा, याद रहेगा आपको, फोर्टलेजा, ब्राजील में, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में जी।
शंघाई। ठीक है, शंघाई कहाँ पे है जी? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अभी भी न्यूज़ में है, इसे मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया है, ठीक है। शंघाई कहाँ पे है जी? चाइना में है जी। ठीक है, उसके बाद अभी कितने मेंबर्स हैं जी? 11 मेंबर्स हैं जी। मेंबर्स, ओके जी। 11 मेंबर्स कैसे हुए जी? 5 तो ब्रिक्स ही हो गए, 5 मेंबर्स। तो ये ब्रिक्स ही हो गए, BRICS, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद 6 मेंबर बचे हैं जी। 6 मेंबर्स कौन है जी? क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये बार बार आ रहा है न्यूज में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 मेंबर में से सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश। फिर कौन आता है जी? फिर आता है UAE। ठीक है, फिर कौन आता है? इजिप्ट। ठीक है, फिर अब लास्ट के 3 जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तीनों के तीनों 2025 में ऐड हुए हैं। अब 2025 में 3 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, तो क्यों नहीं इससे रिलेटेड 2026 में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बेसिक्स आप पता कर लो। वो खेलेंगे यहीं पे कि कहाँ बनी थी, कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, और टोटल मेंबर कितने हैं, यहीं खेलेंगे वो। ठीक है, तो अब देखो, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, और अल्जीरिया। अब ये एंड ये मींस कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और अल्जीरिया तीनों कब ऐड हुए? 2025 में। प्लीज ये याद रखना। ठीक है, तो अब पता चल गया कि सेटअप किसने, एपेक ने थोड़ी किया है भाई साहब, ब्रिक्स ने किया है। ब्रिक्स यही खेलते हैं वो, मैं आपको बताता हूँ ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? शंघाई में है जी, एकदम करेक्ट है जी। तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, ये हो गई करेक्ट। कब बना था? 2014 में, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये फाइनेंस करे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करे। कहाँ पे? ब्रिक्स में एंड अदर एमर्जिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज में, सॉरी। देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसका गोल है कि वो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फाइनेंस करे, ओनली इन ब्रिक्स नेशंस, या ब्रिक्स नेशंस नहीं, उसके साथ साथ जितनी भी एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए ये मतलब कि काम करती है। ठीक है, क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो प्लीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज में नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी है। कैसे हेल्प करती है? लोन प्रोवाइड करती है, गारंटी देती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन करती है, और जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पब्लिक के लिए एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खेलेंगे। क्या सिर्फ पब्लिक प्रोजेक्ट्स को हेल्प करती है? नहीं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प करती है, प्लीज याद रखना। ठीक है, क्लीन एनर्जी हो, फोकस एरिया कौन से? क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपको, बट जहाँ पे वो आपको घुमा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्यों बनाई गई आपको बताया कि कुछ वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी 5 इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, उनका पूरा का पूरा तरीके से मोनोपोली ना रहे, पूरी पूरी की पूरी तरीके से मोनोपोली ना रहे, सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन ना जो हो जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ऐसे सिर्फ वही ना रहे, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया जो था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये यहीं पे यहाँ पे यही लिखा गया है। ओके, अब याद रखना, प्राइवेट प्लस अदर इमर्जिंग सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। ओके, गडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट जो कई बार न्यूज में देखी गई हैं, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है,
तो अब उस टाइम पर न्यूज़ में रही होंगी, ठीक है, तो पूछ लिया गया। इतना दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी देता हूँ 10 सेकंड्स, पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है? ओके, तो देखिए, उस टाइम पर ये रिपोर्ट्स किसी रीज़न की वजह से न्यूज़ में रही होंगी, तो राइट आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ये दोनों रिपोर्ट्स थी। अब आपको क्या याद रखना है, अगर अब पेयरिंग वाले क्वेश्चन में आ जाए कि गडगिल कमेटी रिपोर्ट या कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना कि प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ पेयरिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो प्लीज उस टाइम के लिए याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये हिस्ट्री का एक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है? टिपिकल क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? देखो बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, ठीक है? सबको याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इधर कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी देखकर आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम याद आ जाए, बट फिर भी टेबरनाकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन शायद आपको ना पता हो किसने करी किसने नहीं करी, तो वहां पर ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, कट ऑफ भाई साहब 50% जाती है यूपीएससी की, 50% से भी कम, 48-46%। तो देर इज अ रीजन। तो आप याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसते हैं, आपको नहीं पता, तो देखो अगर आप दो में ऑप्शन में फंस रहे हैं कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप इसे कर लेना। नहीं तो अगर आपको कोई सेंस नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज छोड़ देना। मैं बार बार हर किसी को यही याद दिलाता हूँ, 50% से कम कट ऑफ जाती है, उसके पीछे का रीजन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईगो को साइड रख देना प्लीज, ठीक है? बट क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, फॉर द सेक ऑफ आंसर। हाँ जी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन जो है, ये केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश करी थी और उनसे एसोसिएटेड हैं। पर कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी जो है, ये किससे एसोसिएटेड है? ये है राजा, अच्छे से लिखता हूँ, राजा राम मोहन रॉय, ट्रिपल आर, ठीक है? राजा राम मोहन रॉय से ये रिलेटेड है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में इतना दिमाग मत लगाना, टिपिकल क्वेश्चन है, आ जाता है। पर आगे के लिए याद रखना कि केशव चंद्र सेन जी जो है, वो इन दोनों एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे, और कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी से राजा राम मोहन रॉय एसोसिएटेड थे। बस इतना याद रखना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, फिर से आगे आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए फिर से आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे नॉट अ मेंबर पूछा है, ठीक है? ओके, देखिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मैंने आगे आपके लिए ऐड की है इन्फॉर्मेशन, जितनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी है ना, सब कुछ इतना सारा नहीं पढ़ना है। जहाँ सारा पढ़ने की ज़रूरत है वो मैं आपको करवा देता हूँ, है ना? जिसमें थोड़ा पढ़ना है उसमें थोड़ा ही पढ़ेंगे। सबसे पहले 1981 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जीसीसी का। रियाद कहाँ पे है? सऊदी में, सऊदी अरेबिया, ठीक है? ये एक 6 मेंबर स्टेट है, जिसमें पीछे ऑप्शन में से ईरान राइट आंसर नहीं है, मतलब वो उसमें नहीं आता है जीसीसी में, ठीक है? तो मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ कि ईरान नहीं आता है, ठीक है? क्या क्या आता है वो देख लो। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। जब आप मैप देखेंगे ना, तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ऐसे आपको बहरीन ओमान वगैरह सब दिख जाएगा, यहाँ पे ओमान दिख जाएगा, यूएई दिख जाएगा। ईरान इस तरफ है, ठीक है? ईरान इस तरफ है, ईरान इसका पार्ट नहीं है, याद रखना।
ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी सारी गल्फ कंट्रीज दिख जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी गोल क्या है इसका? ठीक है, गल्फ सुनते ही ना लोगों के दिमाग में पता है क्या आता है? गल्फ कॉरपोरेशन, जो गल्फ है उससे आपको क्या याद आता है? गल्फ से याद आता है यार क्या पता ऑयल से ही रिलेटेड हो। तो प्लीज याद रखना कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑयल से रिलेटेड नहीं है, हर फील्ड से रिलेटेड है। बस इनका काम ये है कि जो भी हो, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी हो, उसमें सबके टाइज जो हैं वो क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथेंड रहें। ये इनका काम है। ठीक है, प्लीज़ याद रखना ऑल एरियाज नॉट ओनली इन ऑयल। ठीक है। फिर उसके बाद क्यों बनाई गई थी ये? बहुत सिंपल है, शेयर्ड कल्चर है इनका, हिस्टोरिकल टाइज है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, मैंने बताया एक ही जगह है सारे। ठीक है, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम है बेस्ड ऑन इस्लामिक बिलीफ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। तो अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है, इसमें प्लीज याद रखना गल्फ से सिर्फ ऑयल याद मत रखना, हर एक फील्ड में ये पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ। ठीक है, ईरान इसका पार्ट नहीं है, जो है मैंने बता दिया। अब हम मिलते हैं मंडे को, क्योंकि ये क्लास तो आपको फ्राइडे को मिलेगी। ठीक है, अब आपको पता है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट पार्ट अक्टूबर के करंट अफेयर्स का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नवंबर में एक मिनट, नवंबर, हाँ, उसके बाद दिसंबर में हम नवंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।